नमस्कार, कैरियर बिम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। एम्पियर के परिपथीय नियम और उसके सभी अनुप्रयोग खत्म हो गया। पहला अनुप्रयोग क्या पढ़े थे? रिजु रेखी चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। रिजु रेखी चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद दूसरा अनुप्रयोग क्या आया था? धारावाही परिनालिका। तीसरा क्या आया है? टोरॉइड। टोरॉइड कल पढ़े। अगला टॉपिक है वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। पिछली बार अक्ष पर निकाले थे, याद है? वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इस बार केंद्र पर। देखो, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। पिछली बार कुछ इस तरह से बनाए थे, याद है? आकृति गोलाकार। इसमें देखो क्या होगा। माना एक्स वाई एक चालक तार है, जिसे मोड़कर हमने क्या बना दिया? एक वृत्ताकार बना दिया। कोई भी एक लंबा तार था, हमने उसको इस तरह से घुमाकर ऐसे मोड़ दिया, लेकिन पूरी तरह से दोनों तारों को जोड़ा नहीं, मतलब दोनों सिरों को जोड़ा नहीं, दोनों सिरे अलग अलग है। समझ में आया? इधर देखो चुपचाप। ये क्लियर हुआ? हमारे पास क्या था? एक तार था, उस तार को हमने सिर्फ क्या किया है? इस तरह से घुमा दिया है, मोड़ दिया है, लेकिन दोनों सिरों को जोड़ा नहीं है आपस में। तो एक्स और वाई बताओ, इसके दो सिरे अभी भी वही का वही है कि नहीं? आपस में जुड़े हैं क्या? सिरा रहित है क्या? सिरा रहित। इसमें सिरा है। एक्स और वाई दो सिरे तो हैं, इन सिरों को अभी हमने जोड़ा नहीं है। समझ में आया? ये क्लियर हुआ? थ्योरी में क्या लिखेंगे? माना एक्स वाई एक चालक तार है, जिसे वृत्ताकार लूप में मोड़ दिया गया है। ये थ्योरी कुछ अरेंज नहीं हो रहा है, ऐसा मत लिखो। माना एक धारावाही चालक तार है, जिसे वृत्ताकार वलय के रूप में मोड़ा गया है। वलय थोड़ी ना हो गया, ऐसे लिखना तो इसका थ्योरी। माना एक धारावाही चालक तार है, जिसे एक वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ा गया है। समझ में आया? क्लियर हुआ? माना एक धारावाही चालक तार है, जिसे वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ा गया है, जिसमें आई धारा एक्स से वाई की दिशा में प्रवाहित हो रही है। क्लियर? आई धारा एक्स से वाई की दिशा में प्रवाहित हो रही है। इसका केंद्र तथा त्रिज्या आर है। केंद्र ओ और त्रिज्या क्या है? आर है। इस कुंडली में एक छोटा सा अल्पांश ए बी लेते हैं, जिसकी लंबाई डीएल है। समझ में आया? इस कुंडली में छोटा सा अल्पांश ए बी लेते हैं, जिसकी लंबाई क्या है? डीएल। अब इस डीएल अल्पांश की लंबाई के कारण, इस डीएल लंबाई की छोटे से अल्पांश के कारण बिंदु ओ पर क्या निकालेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आया? वही चीज है, केंद्र पर निकाल रहे हैं इस बार, बाहर में मत निकालना। इस जगह हमें साफ सब क्वेश्चन में बोला है कहां पर निकालना है? केंद्र पर। तो किस जगह निकलेगा? केंद्र ओ पर। समझ में आया पूरा थ्योरी? अब लिख लोगे। माना एक चालक तार है, जिसे क्या किए? एक चालक तार था एक्स वाई, हमने क्या किया? इसको थोड़ा सा इस तरह से ऐसे घुमा दिया, मोड़ दिया, वृत्ताकार बन गया कुंडली। और इसमें कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है? आई धारा, एक्स से वाई की दिशा में, मध्य बिंदु ओ, और इसकी त्रिज्या आर है। इसमें छोटा सा अल्पांश ए बी की कल्पना किए, जिसकी लंबाई डीएल है। इस डीएल लंबाई के कारण ओ पर चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आया? उतना ही थ्योरी लिखना है। नहीं, क्यों भूल जाओगे? बायो सेवर्ट का नियम पढ़ रखे हो कि भूल चुके हो? बायो सेवर्ट के नियम से क्या होगा? नॉट वाले हो। डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन फिर आई डीएल साइन थीटा आर स्क्वायर। समझ में? ये अगर याद है तो पूरा बायो सेवर्ट नियम ही याद है। हाँ वही तो हो।
थीटा कितना डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री। देखो इस जगह पर है अल्पांश ए बी, ये ए बी है ना, इसके कारण यहां पर निकल रहे, तो यहाँ 0 डिग्री बन पाएगा क्या? नहीं बनेगा। कितना डिग्री लेना पड़ेगा? 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू कितना? 90। तो क्या बन गया? साइन 90, और साइन 90 का मान 0, तो पूरा 0, चुंबकीय क्षेत्र निकल गया 0, खत्म। हाँ हाँ, लेकिन होता है साइन 90 का मान 1। 0 में क्यों अटक जाते हो? ओ ऐसे टेबल याद नहीं है, कोई बात नहीं। डीबी म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई इंटू डी डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर। अब ये सही है? हाँ सही है। अब देखो हमने इस वृत्ताकार कुंडली में एक छोटा सा अल्पांश ए भी माना है। अब इस पूरे कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो सभी अल्पांश को जोड़ना पड़ेगा। जैसे इतने तक की दूरी एक छोटा सा अल्पांश ए बी, इतने पर चुंबकीय क्षेत्र निकल गया। सेम वही चुंबकीय क्षेत्र इस जगह अल्पांश ए बी पर मानकर निकाल सकते हैं। वैसे चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर अल्पांश मानकर यहाँ ज्ञात कर सकते हो। उसी प्रकार से एक छोटा सा अल्पांश यहाँ मानकर केंद्र ऊपर चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। सबकी त्रिज्या रहेगी क्या? क्योंकि वृत्त की सभी त्रिज्या बराबर होती है, आर होती है वाले हो। और ये ए और बी, एक छोटा सा अल्पांश ए बी हमने यहाँ मान दिया, इस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। समझ में आया? तो अल्पांश को कहीं पर भी मानो, चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा। क्या हुआ? पूरा तरह से मोड़े नहीं गिरा, दोनों सिरों को जोड़े नहीं है, लेकिन है तो वृत्ताकार फॉर्म में। यहाँ सभी तरफ बराबर ही मोड़ना है वृत्त को, मतलब तार को सभी तरफ से बराबर रहना चाहिए, मतलब त्रिज्या बराबर रहनी चाहिए। तो देखो इसी को अगर मैं इधर ना मानकर यहां मान दूं, ये है तो ये केंद्र ओ और यहाँ पर त्रिज्या आर हो गया, और छोटा सा अल्पांश ए बी यहां मान सकते हैं, तब भी तो निकलेगा। समझ में आया? तो अभी हमने एक सिर्फ एक छोटे से हिस्से के लिए निकाला है। अब किसके लिए निकालेंगे? संपूर्ण तार के लिए, यानी कि संपूर्ण कुंडली के लिए, संपूर्ण तार के लिए क्या करते हैं? समेशन डीवी, अरे यार क्या लगा देना, मतलब नहीं करना, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय क्या बचा? आईडीएल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। नहीं है, कोई चीज बाहर होगा, सब कुछ बाहर होगा। डीबी का डी, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई बाहर आएगा क्या? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई बटे आर का स्क्वायर, और अंदर में क्या बचा? डी एल। अब इसका मतलब पता है क्या होगा यहाँ? एल, और एल मतलब वृत्त की परिधि 2 पाई आर लेना पड़ेगा ना। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। एल मतलब लंबाई, परिधि, वृत्त में लंबाई कहां से होगी? उसकी परिधि काउंट करना पड़ेगा। इसकी लंबाई इतना है, तो वहां पर इसके परिधि में इस तरह से क्या होगा? तार में धारा प्रवाहित होगा। यहां तक समझ में आया? व्यंजक देखो सबका सब सेम है ना, वैसे ही निकल रहा है। तो बी बराबर क्या बचा? म्यू नॉट अपॉन आई डिवाइडेड बाय इंटू में 2 पाई आर से खत्म, और 2 पाई एकम 2 पाई, 2 बचा, 2 2 4, सॉरी क्या है, अरे पाई से पाई गया, 2 दूनी 4 गया, म्यू नॉट आई और डिवाइडेड बाय 2 आर, पाई तो कट गया, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 आर। समझ में आया? यदि हम इसमें, यदि एकांक लंबाई में, एकांक कैसे लिखते? भूल जाता है, लंबाई में क्या मान दे? फेरों की संख्या क्या मान देते हैं? एन। तो क्या हो जाएगा? बी बराबर म्यू नॉट एन आई। देखो एन फेरे हैं तो सभी फेरों में धारा प्रवाहित होगी, इसलिए एन का गुणा की, और डिवाइडेड बाय क्या आया?
2r। समझ में आया? और जब न्यूमेरिकल बनाया जाएगा तो यहां से हम काटेंगे नहीं। क्यों बताया? b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्या बचेगा ऊपर में? i इंटू 2 पाई, और r कटेगा ना, r तो कट जाएगा, इतना बचेगा। पाई क्यों काटेंगे? वैसे में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान कहां से रखेंगे? अरे वो समझाया हूं, ये कट गया करके इतना आया। जब न्यूमेरिकल बनाओगे तो ये वाला व्यंजक याद रखोगे, ये रहेगा, लेकिन वहां म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान रखना पड़ेगा। कहां से लाओगे? हाँ, तो 2 का गुणा करना पड़ेगा ना, और साथ में पाई भी लाना पड़ेगा। तो ऐसी थोड़ी ना गुणा हो जाएगा, ऊपर में भी होगा और नीचे में भी होगा। इसलिए मैंने ऊपर में पाई का गुणा किया, नीचे में पाई का गुणा किया, और साथ में 2 का गुणा किया। तो क्या बन गया? 2 पाई बना, और नीचे में 2 दूनी 4, और पाई का पाई। अब आया, खत्म व्यंजक। बस 5 नंबर का यही पूछते हैं, पता नहीं कारक है। नया टॉपिक है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्य करने वाला बल, चुंबकीय लॉरेंज बल। देखो समझना ध्यान से, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी आवेश रखें, और वो आवेश अगर गति कर रहा है तो उस पर एक बल कार्य करेगा, उसको क्या कहेंगे? चुंबकीय लॉरेंज बल। समझ में आया? कोई भी चुंबकीय क्षेत्र में, कोई भी चुंबकीय क्षेत्र में क्या है? एक आवेश है, वो आवेश गति कर रहा है, तो गति करेगा मतलब उस पर कोई ना कोई बल कार्य करेगा, और उसी बल को क्या कहते हैं? चुंबकीय लॉरेंज बल। तो परिभाषा क्या लिखोगे? जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है? गति करता है, तो उस पर एक बल कार्य करता है, इस बल को चुंबकीय लॉरेंज बल कहते हैं। याद हुआ? जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, इसे चुंबकीय लॉरेंज बल कहते हैं। लिख लोगे? जब कोई आवेश गति कर रहा है किसमें? चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस पर एक बल कार्य करता है, इसे हमने क्या कहा? चुंबकीय लॉरेंज बल। समझ में आया? एक ही लाइन में खत्म। आवेश है, v का मतलब वेग, गति। जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, उसे कहते हैं चुंबकीय लॉरेंज बल। लिख लेना। अरे इतना ज्यादा रटो मत ना, रट क्यों रहे हो? कॉन्सेप्ट समझो ना। क्या इसमें समझो? ये कोई चुंबकीय क्षेत्र हुआ, इसमें एक आवेश है, ये आवेश यहाँ पर कहीं ना कहीं गति कर रहा है, इस पर एक बल लगेगा F, उसी को बोलते हैं लॉरेंज बल। खत्म। तो तुम रटते बैठ रहे हो एकदम। सुनो, हाँ संतरा बल भी बोल सकते हो, ले। हाँ हाँ, डायरेक्ट इसको देखो, आई, और इसमें मान लेता हूं मैं विवेक, और ये हो गया मेरा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र देखो, ये हो गया। कोई भी कण है या आवेश है, कोई भी आवेश, कोई भी आवेश है, क्या कर रहा है? इसमें गति कर रहे हैं, गति कर रहे हैं किसमें? चुंबकीय क्षेत्र में। तो इस पर क्या लग रहा है? एक बल, वही बल क्या कहलाता है? चुंबकीय लॉरेंज बल। आया? तो देखो, लिखना तो पड़ेगा चुंबकीय क्षेत्र में है। अरे निकालोगे ना व्यंजक? चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर क्या लगेगा? गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, बल बल बल, F प्रोपोर्शनल Q। आवेश के क्या होगा? अनुक्रमानुपात। चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश है, गति कर रहा है, तो उस पर बल लग रहा है, वो बल क्या होगा? आवेश के अनुक्रमानुपाती, वेग के अनुक्रमानुपाती, और साइन थीटा के भी अनुक्रमान। साइन थीटा क्या है? जो कण गति कर रहा है वो, कण गति करेगा वो, और साथ में
कण गति कर रहा है, उसका वेग और साथ में चुंबकीय क्षेत्र, उसके बीच का कोण, ये इस गति कर रहा है v वेग से और ये रहा उसका चुंबकीय क्षेत्र, तो इनके बीच में जो कोण बनेगा वही क्या होगा, थीटा। 90 डिग्री एंगल बनाएगा, साइन थीटा से लेंगे। आया क्यू वी, और एक चीज छूट गया, एफ प्रोपोर्शनल बी, चुंबकीय क्षेत्र के भी क्या होगा, अनुक्रमण। जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र लगाओगे उतना ही कण एकदम तेजी से घूमेगा, जितना ज्यादा उसका वेग होगा उतनी तेजी से वो बल लगाएगा। आया, कितना समीकरण बना, फर्स्ट सेकंड तीन चार, चारों को मिला दें तो क्या निकलेगा, एफ प्रोपोर्शनल क्यू वी वी साइन थीटा। मस्ती मजाक में मत निकालो, बता रहा हूं, बीच में पूछने लग जाता हूं फिर तुम लोगों का हो जाता है तथा पापा स्टार्ट, कुछ नहीं बोल पाते हो, शांत बैठ जाते हो। इतना समझाता हूँ इतना समझाता हूँ, उसके बावजूद भी पता नहीं कहाँ जाता है तुम लोगों का दिमाग। फिर पूछता हूँ तो तुम लोग नहीं लेना सर पढ़ाना बोल देते हो। अच्छा बात है, कई बार बोल चुका हूँ जितना टाइम पढ़ रहे हो उतना टाइम शांत तरीके से सुनो, उसके कारण पूरा क्लास डिस्टर्ब होता है बस, इसीलिए अलग अलग बैठाया था, फिर तुम लोग अपने अपने जगह पर जाकर चले। कैसे बताता हूं मैं, खत्म होने दो अभी। देखो ये समझ में आया, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्य करने वाला बल या लगने वाला बल, चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गति कर रहा है, इस पर क्या लगा, बल लगा, तो वो बल कैसे कैसे होगा, एफ प्रोपोर्शनल क्यू, आवेश के अनुक्रमानुपाती होगा, उस आवेश के वेग के अनुक्रमानुपाती, साथ में ये थीटा क्या है, v और b के बीच का कोण, बीच का कोण, v मतलब वेग, b मतलब चुंबकीय क्षेत्र, समझ में आया। अब इसको हम दर्शा देंगे वेक्टर से, इस दिशा में जा रहा है करके दिशा बतानी पड़ेगी, तो ये समझ में आया, एफ प्रोपोर्शनल साइन थीटा और एफ प्रोपोर्शनल बी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के भी क्या होगा, अनुक्रमण। चारों समीकरणों को मिला दिए तो क्या बन गया, एफ प्रोपोर्शनल क्यू वी बी साइन थीटा। अब नियतांक हटाओगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो क्या लगेगा, एक नियतांक क्यू वी बी साइन थीटा, समझ में आया, ये निकल गया हमारा फाइनल व्यंजक क्यू वी बी साइन थीटा। आया, देखो के मतलब क्या है, नियतांक, अगर के का मान क्या रख दें, यदि के बराबर एक, के बराबर क्या पुट कर दें एक, तो एफ बराबर क्या मिलेगा, क्यू वी बी साइन थीटा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये भी बार बार कई जगह प्रयोग होगा, याद रखना, डायरेक्ट क्यू वी बी साइन थीटा याद हो जाएगा। अब अगर ये याद है क्यू वी बी साइन थीटा तो लॉरेंज बल एकदम क्लियर है, कोई भी गतिमान आवेश है उस पर बल लग रहा है, गतिमान आवेश पर क्या लग रहा है, बल, तो क्या होगा, क्यू एफ प्रोपोर्शनल क्यू, एफ प्रोपोर्शनल बी, एफ प्रोपोर्शनल बी और एफ प्रोपोर्शनल साइन थीटा, सबके सब अनुक्रमानुपाती हैं। समझ में आया यहां तक। देखो अगर इसको हम सदिश रूप में बदलना चाहें, किसमें, सदिश रूप में, कैसे होगा सदिश रूप, यहां कौन सा लग रहा है, साइन थीटा, साइन थीटा, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या बनता है, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा होगा, और ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर आता है, अभी तो तोड़े थे याद है, बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर, क्या होता है, बी डीएल कोस थीटा, और इसी की जगह अगर ये रह जाए बी वेक्टर क्रॉस डीएल वेक्टर तो क्या हो जाएगा, बी डीएल साइन थीटा। अभी कौन से फॉर्म में दिखा, साइन थीटा, साइन थीटा मतलब कौन से में होगा, क्रॉस वाला, तो एफ का एफ क्यू बाहर और क्या बच जाएगा, वी वेक्टर क्रॉस
बी वेक्टर। और देखो साइन थीटा के लिए फॉर्मूला यूज हो गया, इसको मत करो। अब समझ में आया? देखो इतना याद रखना, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा कब आता है? जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो। ए बी कॉस थीटा कब आएगा? जब ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर हो। आया? दोनों में अंतर याद रखना। तो क्या है? क्यू वेक्टर इंटू बी वेक्टर। क्लियर हुआ? अब निकलेगा इसकी विशेष स्थिति। चित्र बना लियो छोटा सा, बनाओ। इसकी विशेष स्थितियां निकालनी पड़ेगी ना, विशेष स्थितियां। कितना कितना डिग्री पर निकालते हैं? थीटा इज इक्वल टू और थीटा इज इक्वल टू 90, दो पर निकाल लो। साइन जीरो का मान जीरो, तो पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि मिलेगा क्या? क्यू बी बी साइन 90 सॉरी साइन 0 डिग्री। तो एफ इज इक्वल टू ये क्या बन गया? साइन जीरो का मान जीरो, तो पूरा हो गया जीरो। यानी कि इस जगह अभी 0 डिग्री बन रहा है ना, कोई एंगल बनाया क्या? मतलब 0 डिग्री है। ये इधर चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है और इधर वो जो कण है या आवेश वो क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। तो दोनों के बीच एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो बताओ समांतर है कि लंबवत है? मतलब साफ है, 0 डिग्री में क्या बनेगा? समांतर। 0 डिग्री में समांतर। इस समय बल अधिकतम मिला कि न्यूनतम? 0 हो गया मतलब न्यूनतम, और इसी की जगह कोई वैल्यू मिल जाए तब होगा। तो इस स्थिति में, इस स्थिति में बल अधिकतम, अधिकतम बल प्राप्त होगा या बल अधिकतम प्राप्त होगा, ऐसे लिख लो ना। इस स्थिति में अधिकतम बल प्राप्त होगा कब? इस स्थिति में, अरे नहीं, जब जब और शांत और लिखने तो दो। जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के क्या करे? समांतर गति करे। वर्ड्स कुछ सेंटेंस मैच नहीं हो रहा है, ऐसे लिखना इसको। अर्थात जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करे तब बल का मान अधिकतम प्राप्त होगा। उल्टा कर लेना, ठीक, वो सही सेंटेंस यूज हो जाएगा। जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो इस स्थिति में बल का मान अधिकतम प्राप्त होता है। आया? F इज इक्वल टू क्या बनेगा? क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। साइन 90 का मान, तो F इज इक्वल टू क्या मिला? क्यू वी बी। बताओ जीरो आया क्या? निगेटिव आया? नहीं, पॉजिटिव है मतलब अधिकतम मान है, पॉजिटिव है मतलब। और साइन 90 का मान वो कैसे गति कर रहा है? 90 डिग्री मतलब लंबवत। 90 डिग्री मतलब लंबवत। इसमें थ्योरी क्या लिखोगे? जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो इस स्थिति में अधिकतम बल प्राप्त होता है। ये तो बल का मान न्यूनतम है, तुम लोग क्यों बताए? बोलते रहे, तुम लोग बोल रहे थे और मैं लिख रहा था, उसी टाइम है मेरा दिमाग डगमगाया। समझ में आया? लिख लोगे? एम्पियर के परिपथी नियम का उपयोग खत्म हुआ, चुंबकीय लॉरेंज बल भी हो गया। अगला है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम या कर्ल का नियम। देखो फ्लेमिंग में दाएं हाथ के नियम में दो नियम दिए थे, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, और बाएं हाथ का सिर्फ एक ही नियम है। समझ में आया? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम अलग है और बाएं हाथ का नियम अलग है। दाएं हाथ के नियम में दो नियम दिए, इसलिए उसको प्रथम नियम और नियम नंबर 2 या द्वितीय नियम कहते हैं। समझ में आया? तो इसलिए पहले हेडिंग बनाया फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। पहला है प्रथम नियम, उसके बाद द्वितीय नियम, उसके बाद आएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये 12th क्लास में उतना खास पूछा नहीं जाता, 10th क्लास तक ही इंपॉर्टेंट, लेकिन समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट सामने काम आएगा। सबसे पहले देखो प्रथम नियम की क्या होगा। इस नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के प्रथम नियम ना, इस नियम के अनुसार उंगलियां और अंगूठे इस तरह से फैलाते हैं कि जो उंगलियां हैं अंगूठे के कैसे रहे? लंबवत रहे। अभी है लंबवत, ये हुआ उंगलियां,
और ये अच्छा, उंगलियां और अंगूठा तो जानते हो ना किसको कहते हैं, कि वो भी नहीं पता? पता है, पता है, पता है। इसको बोलते हैं उंगलियां और इसको बोलते हैं अंगूठा। इस नियम के अनुसार क्या होगा, उंगलियां और अंगूठे को इस तरह से फैलाते हैं कि ये क्या रहे, एक दूसरे के लंबवत। समझ में आया? तो अगर अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा बता दे, अंगूठा, यदि अंगूठा क्या बताए, चालक में बहने वाले धारा की दिशा, तो उंगलियां उस ओर इंगित करेंगी जिस ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ में आया? इस नियम के अनुसार क्या किए, दाएं हाथ की उंगलियां और अंगूठे को इस तरह से फैलाते हैं कि एक दूसरे के कैसे रहे, लंबवत। तो यदि अंगूठा चालक में बहने वाले धारा की दिशा बताए, चालक में बहने वाले धारा की दिशा, तो उंगलियां उस दिशा की ओर इंगित करती है जिस दिशा में क्या रहे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ में आया? तो बताओ, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है कैसे होगी? इस तरह से फैला है, कागज के तल के लंबवत, इस तरह से फैलाए हो ना, तो कागज की तल के लंबवत इस तरह से आया। हाँ, कागज में कर लो, आया? लिख लेना, जैसे जैसे बताया थ्योरी वैसे वैसे लिखोगे, एक बार सुन लेना उसके बाद लिख लेना। इस नियम के अनुसार दाएं हाथ की उंगलियां और अंगूठे को इस तरह से फैलाते हैं कि उंगलियां और अंगूठा एक दूसरे के कैसे रहे, लंबवत। तो पैराग्राफ चेंज कर लेना, उसके बाद लिखना, यदि अंगूठा चालक में बहने वाले धारा की दिशा बताए तो उंगलियां उस दिशा में इंगित करती है जिस जहां क्या करना रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। समझ में आया? चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। ठीक, इस तरह से फैला तो कागज मान लो ये रहा, तो उसके बाहर की ओर इस तरह से जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आया? थ्योरी लिख लेना। अगला, दाएं हाथ का नियम नंबर 2। हाँ, तो वही तो बोला ना, दाएं हाथ का नियम नंबर 2 या द्वितीय नियम, दाएं हाथ का, हाँ, नियम नंबर 2। इसके अनुसार क्या पता चला, अंगूठा कैसे बताया, धारा की दिशा बताया, तो उंगलियां किस ओर बताती है, जिस दिशा में क्या करना रहे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना रहे। आया? नियम नंबर 2 पता है? ये भी पूरा का पूरा थ्योरी है, कैसे बताऊं इसको? देखो, लिखाऊं नहीं लिखाऊंगा, टाइम जाएगा। क्या पकड़े तुम लोग, गाइड? चलो, नहीं दिए है गाइड में, ये नियम नंबर 1 और ये नियम नंबर 2। चलो पहले समझ लो, नियम नंबर 2 क्या कहते हैं, सेम है। दाएं हाथ की उंगलियां और अंगूठे को फिर से इस प्रकार फैलाएंगे कि दोनों एक दूसरे के कैसे रहे, लंबवत। तो जो उंगलियां हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करेगा, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करता है। तो जो अंगूठा है ये इस बार बताएगा धनावेश के गति की दिशा, धनावेश के गति की दिशा। समझ में आया? इसमें उंगलियां किस दिशा में प्रदर्शित किया, चुंबकीय क्षेत्र, तो अंगूठा क्या बताया, धनावेश के गति की दिशा, धनावेश के गति की दिशा। समझ में आया? क्या होगा, धनावेश के गति की दिशा, तो इस पर बल लगेगा, आवेश पर क्या लगेगा, बल, आवेश पर लगने वाला बल किस तरफ होगा, हथेली के लंबवत बाहर की ओर, हथेली के लंबवत किस ओर होगी, बाहर। समझ में आया? ये हुआ, दोनों को इस तरह से फैला एक दूसरे के कैसे है, लंबवत। यदि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहे हैं उंगलियां, तो अंगूठा क्या बनाएगा, धनावेश के गति की दिशा। अब ये जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर क्या लगता है, बल लगता है ना,
चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर क्या लगेगा? बल। और धनावेश की गति की दिशा बता रहे चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब साफ है यहाँ पर गति कर रहा है तो आवेश पर लगेगा बल। तो वो बल किस तरफ लगेगा बोल रहे हैं? हथेली के लंबवत बाहर की, बाहर जाएगा। अब समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट इसलिए पहले ही बता दिया था। अगर कोई भी आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उस पर एक बल कार्य करता है, उसको चुंबकीय लॉरेंज बल कहे थे। यहां देखो उंगलियां क्या बताया? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और अंगूठा धनावेश के गति की दिशा। मतलब चुंबकीय क्षेत्र में धनावेश गति कर रहा है तो वहां पर क्या लगेगा? बल। इसलिए बोला आवेश पर लगने वाला बल हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी, कोई और ना। ठीक, समझ में आया? अब लास्ट नियम सरल है, कौन सा बचा? बाएं नियम, फ्लेमिंग के हाथ का फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिख लो। हाँ नहीं, पैर का नियम नहीं दिए, बाएं हाथ का नियम। इसमें एक ही नियम है, जैसे दाएं हाथ में कितना नियम दिए थे? 2 नियम। बाएं हाथ में कितना नियम दिए? एक ही नियम। अरे ये दाएं हाथ का नियम नंबर 2 लिखा हूं, बाएं समझ रहे उसको? और यहाँ नियम नंबर 2 आ गया उसके बाद। दिमाग कहां से आते हैं ऐसे दिमाग? देखो इसको ध्यान समझना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों में से। इस नियम के अनुसार, मतलब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा, अंगूठियों का नाम, इसका नाम जानते हो ना? तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और अनुष्ठ, ये अंगूठा। तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, अनुष्ठ और ये अंगूठा। ठीक, चलो सुनो। ओए, इस नियम के अनुसार क्या होगा? बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे तीनों को इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों एक दूसरे के कैसे रहे? लंबवत 90 डिग्री। देखो एकदम फिक्स 90 डिग्री पर आया। नहीं आएगा मत करो। समझ में आया? तीनों को इस प्रकार से फैलाते हैं कि तीनों एक दूसरे के कैसे रहे? लंबवत। तो तर्जनी क्या बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तर्जनी क्या बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मध्यमा बताएगा धनावेश के गति की दिशा, और अंगूठा बताएगा चुंबकीय क्या बताएगा? बल की दिशा। अरे सुनो, तर्जनी क्या बता रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मध्यमा क्या बताएगा? धनावेश के गति की दिशा। और अंगूठा क्या बताएगा? बल की दिशा। अब आया समझ में? आया? तर्जनी क्या बताता है? चुंबकीय क्षेत्र। मध्यमा क्या बताएगा? धनावेश के गति की दिशा। और ये क्या बताएगा? अंगूठा बल की दिशा। आया? अब हुआ क्षेत्र, गति, बल। क्षेत्र, गति, बल, याद रहेगा? रख लो। हाँ, कैसे भी करो, होना चाहिए। थ्योरी इसका भी लिख लोगे। इस नियम के अनुसार क्या किए? तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे तीनों को इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों एक दूसरे के कैसे रहे? लंबवत। तो तर्जनी क्या बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा धनावेश के गति की दिशा, अंगूठा बल की दिशा। समझ में आया? क्लियर? खत्म फ्लेमिंग का नियम। देखो इसका चित्र कुछ इस तरह से बना लेना, बस हो गया। ये अंगूठा, ये मध्यमा और ये तर्जनी। ये कौन सा उंगली? तर्जनी। ये मध्यमा और ये अंगूठा। हाँ ले, अरे कैसे भी रख लो ना चलेगा, लंबवत ही है ना।
देखो तर्जनी क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या बताएगा, धनावेश के, और ये क्या बताएगा, बल की दिशा। इस तरह से याद रख लेना, डायग्राम वाला सरल रहेगा। अगला हेडिंग है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति।